गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। टारगेट विच एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों में एक खौफ पैदा हो गई। खौफ पैदा होने का मतलब यहाँ पर यह है कि अंग्रेज़ों में एक भय सा समा गया, क्या जो दोबारा इस तरह का कोई और आंदोलन नहीं हो, क्योंकि इस आंदोलन में 1857 की क्रांति में 1857 की विद्रोह में अंग्रेज़ों भारत नहीं छोड़ा, लेकिन अंग्रेज़ों की बहुत अधिक नुकसान हुआ। मतलब क्या, बहुत अधिक उनके सैनिक भी मारे गए। तो इस भय से अंग्रेज मतलब क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हम बोल सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ऐसा सोचा गया कि भारत में किसी एक ऐसा संगठन या किसी एक ऐसा समूह का गठन किया जाए जो बुद्धिजीवियों का हो, मतलब जिस संगठन में बुद्धिजीवी सब हो और वह भारतीयों के द्वारा और भारतीय लोग ही उसमें हो, जो पूरे भारत के समाज को अपने बातों से प्रभावित कर सके, जो यह घटना घटी है इस घटना को ना होने दे। यदि वह ऐसा जानती कि जिस संगठन का हम स्थापना करने जा रहे हैं वही संगठन कल होकर हमें भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी, तो वह ऐसा नहीं करती। लेकिन वहाँ पर इसका तो सिर्फ यहाँ पर यह मोटो था, क्या जो एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो संगठन भारत में भारत के लोगों के लिए हो और भारत के लोगों की भाषाओं को समझता हो और भारत के लोगों को भावनाओं के साथ उसका जुड़ाव हो, ऐसा एक संगठन बनाया जाए। तो इसी प्रकार से एक संगठन बना। तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग तीन भाग में पहले बांट सकते हैं। 1885 से 1905 के एरा को हम लोग बोलेंगे उदारवादी एरा, मतलब क्या उदारवादी काल। दूसरा स्टेप में 1905 से 1919 का जो कार्यकाल था, मतलब क्या जो इस समय का जो टाइम पीरियड था, इसे हम लोग बोल सकते हैं उग्रवादी। और 1919 से 1948 तक के काल को हम लोग गांधीयन एरा, मतलब कि गांधी युग के नाम से समझ सकते हैं। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीयन युग, मतलब क्या राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए हम तीन स्टेप में इसको समझ सकते हैं। 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1948 तक, इस तीन एरा हम लोग बांट दिए इसको। उदारवादी, इस उदारवादी को हम लोग नरम दल भी बोल सकते हैं, उग्रवादी को गरम दल भी बोल सकते हैं, और गांधीयन युग मतलब क्या गांधी जी का युग। तो उदारवादी में कुछ ऐसे नेता थे, मतलब क्या उदारवादी और उग्रवादी में अंतर क्या है। तो उदारवादी जो थे यह नेता, इनका जो समूह था यह पत्रों के द्वारा, लेखन के द्वारा, मतलब क्या अपने वार्तालाप के द्वारा यह भारत के, मतलब क्या भारत के लोगों की जो मांग थी उसकी मांग करते थे। और इनके पत्रों के द्वारा जो ये मांग करते थे शांति के साथ, इनकी मांगों पर थोड़ा थोड़ा अमल भी किया जाता था। और इन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज जब मेरी मांग पूरी कर ही रही है तो एक दिन ऐसा आएगा जो अंग्रेज मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन गरम दल का सोच क्या था कि नहीं, हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें अपना आज़ादी चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। गरम दल का सोच यह था, मतलब क्या, हम पत्र के द्वारा उनसे छोटी छोटी बातों को मांग नहीं करें, हम उनसे छीन कर लेंगे, क्योंकि यह मेरा देश है और यह मेरा राइट है कि हम अपने हक के लिए उनसे हम अपना हक छीन के लेंगे। इसके विपरीत था उदारवादी का विचार। उदारवादी का विचार क्या था कि हम धीरे धीरे शांति के साथ अंग्रेजों से बात करेंगे, वो धीरे धीरे मेरी बातों को मान ही रहे हैं, तो हम क्यों आंदोलन करें, हम क्यों मारपीट करें हम, जबकि गरम दल का ऐसा सोच नहीं था। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट नाम दे के हिट करके वो पूछता है कि निम्न में से कौन सा नेता नरम दल से संबंधित है, या इनमें से कौन सा नेता नरम दल संबंधित नहीं है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी नेता में गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय MMM, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रनाडे, ये 5-6 जो व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति, ये हैं उदारवादी दल के नेता। उग्रवादी में हो गए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। मतलब क्या, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, यह तीनों के तीनों व्यक्ति थे, यह तीनों उग्रवादी दल के नेता थे। और उग्रवादी मतलब क्या, गरम दल के नेता थे, यह छीन कर लेना चाहते थे आज़ादी को, जबकि उदारवादी आज़ादी को मांग के लेना चाहते थे। तो यह सब बना कैसे, अब हम लोग इसके समझेंगे। 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मतलब क्या गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बॉम्बे के तेजपाल गोकुल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो बम्बई में हुई। बम्बई मतलब अभी हम लोग बोल सकते हैं महाराष्ट्र, जिसका बम्बई का नाम अभी वर्तमान में है मुंबई, मतलब महाराष्ट्र। यह जो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ यहाँ पर, यह किसके दिमाग की उपज थी? मतलब क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि, कितना प्रतिनिधि? तो कुल 72 प्रतिनिधि, मतलब क्या 72 सदस्य इस अधिवेशन में कुल क्या किया? पार्टिसिपेट किया। अब यहां से फिर प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.जी. बनर्जी। डब्ल्यू.जी. बनर्जी कहने का क्या मतलब है? व्योमोस चंद्र बनर्जी। अब यहां से फिर बनेगा कि जो ए.ओ. ह्यूम जो थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो एक बात हम यहाँ क्लियर करना चाहते हैं, ए.ओ. ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने, बल्कि वो 1885 से लेकर 1906 तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के पद पे रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ? बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ हुआ? तो तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने कुल भाग लिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। हम लोग यह याद रखेंगे। अब बॉम्बे जो है मतलब महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र एक राज्य है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अभी महाराष्ट्र हाल ही में चर्चा का कारण क्या? सुशांत सिंह का केस लेकर मुंबई बहुत ही चर्चा में चल रहा है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था और गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों की स्थापना 1 मई 1960 को, और महाराष्ट्र राज्य का जो स्थापना दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है और 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। अब यहाँ से आपसे पूछे महाराष्ट्र के बारे में, तो 2011 की जनगणना के अनुकूल भारत का सबसे अधिक जनसंख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान हम लोगों का बिहार का है जनसंख्या के अनुकूल। महाराष्ट्र में 2 सदनीय व्यवस्था है, मतलब क्या वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन है। और महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 78। हमें यह भी याद रखना है। दूसरी बात, 78 से आप बोल सकते हैं क्या? तो कुत्ता में क्रोमोसोम कितना होता है, मतलब क्या गुणसूत्र कितना होता है? तो 78। कुत्ता में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 78। तंबाकू में जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही सीट महाराष्ट्र में लोकसभा का है। तंबाकू में क्रोमोसोम की संख्या होती है 48, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट भी कितना है? 48। तो यह सब बात हम लोग याद रखेंगे। प्लस पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। हम यह भी याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी है महाराष्ट्र में। फिर हम लोग देखेंगे संजय गांधी के बाद तदोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी है महाराष्ट्र में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी महाराष्ट्र में। एक बार फिर देख लीजिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नवेगांव महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में।
तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। हम लोग यह भी याद रखेंगे, तारापुर। उसके बाद महाराष्ट्र से गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया भी महाराष्ट्र में ही है। हम लोग इन सारी बातों को इस महाराष्ट्र से समझ सकते हैं। अब क्या हुआ? तो यह तो हुआ कांग्रेस का पहला अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 ईस्वी में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 1886, 1887, 1888, 1886, 87, 88। हुआ क्या था? 86 बने थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। यहाँ बने थे कौन? तो बदरुद्दीन तैयब। यहाँ कौन बने थे? तो जॉर्ज यूले, यूले या यूल, जो बोलिए आप। तो अब यहाँ पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, तो हम लोग तुरंत बोलते हैं बदरुद्दीन तैयब। जी नहीं, कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, यह कांग्रेस के गैर हिंदू अध्यक्ष थे, मतलब यह पारसी धर्म से संबंधित थे, दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष था कौन? तो बेमोस, मतलब क्या WC बनर्जी थे, वह कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित हैं। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। अब देखिए दादा भाई नौरोजी से क्या सब होगा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का सबसे अधिक क्या बनने वाला? अध्यक्ष बनने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी। कितना बार? तो दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, और दादा भाई नौरोजी भी 3 बार। दादा भाई नौरोजी का मतलब क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी बोला जाता है। मतलब क्या? कांग्रेस की सबसे वरिष्ठतम सदस्य, सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का मतलब क्या हुआ? तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। धन निष्कासन सिद्धांत क्या बोला जाता है? तो नाला का सिद्धांत भी बोला जाता है। धन निष्कासन सिद्धांत और क्या बोला जाता है? तो ड्रेन का सिद्धांत भी बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार 1867-68 में राष्ट्रीय आय, मतलब क्या? प्रति व्यक्ति, भारत में प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम था वह 20 रुपया प्रति वार्षिक था। मतलब एक साल का आमदनी भारतीयों का, प्रत्येक वार्षिक का वार्षिक जो था वह 20 रुपया था। एक साल का इनकम था 20 रुपया। इस बात को भी किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक पुस्तक के बारे में, मतलब एक ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है क्या? तो यह ग्रंथ किसने लिखा? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस द्वारा लिखा गया? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। तो इतनी सारी बातों को हम लोग इस 1886 की कांग्रेस अधिवेशन से समझ सकते हैं। और एक बात, दादा भाई नौरोजी जो थे वह किस दल के नेता थे कांग्रेस, मतलब किधर से? तो वह थे नरम दल के। नरम दल का मतलब क्या? उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी। तो यह भी हम याद रखेंगे। अब देखते हैं 1887 कांग्रेस का जो 1887 में जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? सबसे पहला तो यहाँ से यही प्रश्न पूछता है। मद्रास को वर्तमान हम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई। और यह अधिवेशन हुआ था 86 वाला, यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था के मतलब क्या? कलकत्ता। कलकत्ता, तो कलकत्ता के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल जो था, यहाँ पर क्या हुआ था? तो उस समय मतलब क्या 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक जो कलकत्ता जो था वह सबसे समृद्धशाली क्षेत्र था और सबसे विकसित भी, और सबसे पॉलिटिशियन भी वहाँ से ही थे। और यहाँ तक तो कहा गया है 1740 से लेकर 56 का जो कार्यकाल था बंगाल शासक अलवर्दी खां का, उनके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग तक कहा जाने लगा। हम लोग यह भी याद रखेंगे बंगाल को। और बंगाल की जो शोक नदी है, बंगाल की शोक नदी है कौन सा? तो बंगाल की शोक नदी है दामोदर नदी। और भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी? तो वह मेट्रो चली थी कहाँ? तो कलकत्ता में ही। हम लोग यह भी याद रखेंगे कलकत्ता से।
और कलकत्ता से, तो कलकत्ता की मुख्यमंत्री कौन है? तो कलकत्ता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 2011 की जनगणना के अनुकूल भारत में सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य का है? तो वह है बिहार का 1106 और बंगाल का है दूसरा स्थान पर 1028 प्रति व्यक्ति। मतलब क्या, सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है? बिहार का 1106, दूसरा स्थान पर कौन है? तो बंगाल। तो कलकत्ता से हम लोग यह सब याद रखेंगे। 1887 मद्रास, मद्रास हम लोग क्या? चेन्नई। 1887 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरी बात, 1888 इलाहाबाद। इलाहाबाद मतलब क्या, जिसको वर्तमान में भी हम लोग प्रयागराज के नाम जानते हैं। तो इलाहाबाद को किसने बसाया था? तो इलाहाबाद जो नामकरण था यह अकबर के द्वारा दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में किया गया है। क्या? तो इलाहाबाद का पूर्ण नाम बदल क्या कर दिया गया? तो प्रयागराज। तो कांग्रेस का जो यह अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किसके द्वारा? जॉर्ज यूल, या किसी किसी बुक में जॉर्ज यूले भी मिलता है। तो इनके द्वारा कांग्रेस की क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी इस अधिवेशन 1888 के अधिवेशन में। यह नियम बनाया गया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही, जो कांग्रेस का जो बैठक होगा वह प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में होगा। तो प्रत्येक वर्ष ये बोला गया कि कांग्रेस का जो बैठक होगा, अधिवेशन होगा, वह प्रत्येक वर्ष दिसंबर के माह में होगा, यह भी बतलाया गया इसके अंतर्गत। तो कलकत्ता से हम लोग यह चीज देखें, मद्रास से यह, और इलाहाबाद से। इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब क्या? विधानसभा और विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 403, और विधान परिषद तो 100, और लोकसभा 80, राज्यसभा 31। मतलब पूरे भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या कहाँ से है? तो यूपी से। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुकूल 19 करोड़ 48 लाख, मतलब क्या लगभग पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुकूल लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का। वर्तमान में तो 22 या 23 करोड़ हो गया होगा, लेकिन 11 की जनगणना के अनुकूल 19 करोड़ कुछ लाख। मद्रास मतलब चेन्नई हो गया, और इलाहाबाद समझ ही गए। कलकत्ता, कलकत्ता का मतलब यह हुआ सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो कलकत्ता मतलब क्या? बंगाल में है। बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बंगाल में। गोरुमारा, गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है पश्चिम बंगाल में ही। नेवरा घाटी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला, कौन सा? तो सिंगलीला, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भी है पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जल्दापारा, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन से हम लोगों को इतनी जानकारी मिली है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष इस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन होता गया। एक वर्ष आता है 1896 ईस्वी। 1896 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उस अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार, कांग्रेस के पहली बार उस अधिवेशन में क्या किया गया? तो वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम वंदे मातरम। मतलब कि यह गीत सबसे पहली बार कहाँ गाया गया? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो हुआ था, उस अधिवेशन में यह गीत पहली बार गाया गया। दूसरी बात, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं। तो कांग्रेस के इस अधिवेशन में क्या हुआ था 1896 में? तो वंदे मातरम का जो गायन समय है वह 65 सेकेंड है। कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। कौन थे रचनाकार? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यह हम याद रखेंगे। दूसरा, फिर उसके बाद चलता रहा 1887, 88, 79, 96, 97, 98, 1900, 1906। तो 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह महत्वपूर्ण है। 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कलकत्ता में हुआ था, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था, उस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि उस समय 1906 के समय में भारतीयों के द्वारा पूर्ण स्वराज, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई, सिर्फ स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब क्या, हमें स्वराज चाहिए, हमें भी छोटा छोटा वर्क दीजिए जो हम करके अपना व्यवस्था चला सकें। मतलब क्या, कुछ काम आप हमें भी दीजिए।
पूर्ण स्वराज हमें नहीं चाहिए, आप जैसे हैं वैसे शासन कीजिए, लेकिन हमें थोड़ी सी आज़ादी दीजिए जो कुछ हम भी कर सके। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द, तो 1906 अधिवेशन कांग्रेस का, दादा भाई नौरोजी। 1906 के बाद 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन वह अधिवेशन विवाद का कारण बन जाता है। विवाद का कारण बनने का कारण क्या है, 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद होता है। कुछ व्यक्ति रहते हैं रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के लिए, और कुछ व्यक्ति बोलते हैं लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस विवाद के कारण होता क्या है, कांग्रेस में फूट पड़ जाता है, और अंतोतगत्वा रास बिहारी घोष ही 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन इस अधिवेशन में होता क्या, डिस्प्यूट होने के कारण यह अधिवेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके बाद कांग्रेस का 1908 में जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया जाता है। तो कांग्रेस के 1907 अधिवेशन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है आपसे। 1907 सबसे पहले पूछेगा कि कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब, तो 1907। सूरत जो है इसको डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो गुजरात में है। सूरत मतलब क्या, सूरत जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और ताप्ती नदी के किनारे ही मतलब क्या, काकरापारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, वह भी है गुजरात में। काकरापारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वह भी है गुजरात में। और 1907 में कांग्रेस किन दो दलों में बटा था, तो नरम और गरम दल, उदारवादी और उग्रवादी। तो यहीं से प्रश्न बनता है उदारवादी नेता कौन थे और उग्रवादी नेता कौन थे। तो नरम दल मतलब उदारवादी, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब क्या दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, ये सब जो प्रमुख नेता थे ये सब नरम दल के थे। लाल बाल पाल मतलब क्या, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीन व्यक्ति, और कौन, अरविंद घोष, इनका भी नाम याद रखिएगा। ये तीन चार जो प्रमुख व्यक्ति थे जो गरम दल का नेतृत्व करते हैं, मतलब गरम दल के नेता थे। तो यहीं से प्रश्न पूछता है। गुजरात राज्य के बारे में भी हम अभी तो आप लोग को बतलाए थे। गुजरात राज्य की भी स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था, और गुजरात जो है वह द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य नहीं है। मतलब क्या, गुजरात में सिर्फ विधानसभा है, ना कि विधान परिषद है। हमें यह भी याद रखना है गुजरात से। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे गुजरात से गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। और बंसदा, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, और बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। तो यह भी हम गुजरात से संबंधित याद रखेंगे, क्योंकि सूरत मतलब गुजरात, तो गुजरात से हम लोग यह सब याद रखें। खास करके गिर राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत पूछता है। ब्लैक बक भी कहाँ है, तो गुजरात में है। यह सब हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। 1911, 12, 13, 14 चलता रहा। फिर उसके बाद आप लोगों को याद होगा 1916 कांग्रेस का 1916 में जो अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन हुआ कहाँ, तो लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ स्थित है, तो लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। आप लोग यह भी याद रखिएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गुजरात से आप लोग एक चीज और याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, तो गुजरात के ही थे। नरेंद्र मोदी कहाँ के, गुजरात के ही। महात्मा गांधी कहाँ के थे, गुजरात के ही थे। अमित शाह कहाँ के, गुजरात के ही। और गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू बनाया गया, जिसकी रचना का मतलब जिसकी डिजाइन कौन थे, राम बी सुतार। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनाई गई है उसकी डिजाइनर कौन थे, तो राम बी सुतार। हम लोग यह भी याद रखेंगे गुजरात से। अब देखते हैं लखनऊ। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, तो गोमती नदी के तट पर हुआ था। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ मतलब क्या, नवाबों का सर किसे कहा था, लखनऊ कहा था। लखनऊ में ही छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम कहाँ, लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ, तो वह भी लखनऊ में ही स्थित है। और नवाबों का सर किसे कहा था, लखनऊ कहा जाता है। यह सब हम लोग लखनऊ से याद रखेंगे। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे, अध्यक्ष के रूप में नहीं, वह कांग्रेस के बैठक में शामिल हुए थे। और 1916 लखनऊ अधिवेशन में ही बिहार के एक अच्छे किसान थे राजकुमार शुक्ल जी, उनकी मुलाकात
महात्मा गांधी जी के द्वारा इस अधिवेशन में हुई, और उनकी जब मुलाकात इस अधिवेशन में हुई तो राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी को निमंत्रण देते, रिक्वेस्ट करते हैं आप मेरे बिहार आइए कभी, और बिहार के किसानों की दुर्दशा पर आप कभी विचार कीजिए। शुरू में महात्मा गांधी नहीं माने, लेकिन जब अधिक रिक्वेस्ट किया गया तो महात्मा गांधी जी इनकी बातों को एक्सेप्ट किए और महात्मा गांधी बिहार आने के लिए तैयार हो गए। 1916 में ही क्या हुआ, मुस्लिम लीग का भी बैठक हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुआ था, यह भी हम लोग याद रखें 1916 में। और 1916 में ही गरम दल और नरम दल दोनों मिला था, यह भी हम लोग याद रखेंगे 1916 में। और मुस्लिम लीग का चर्चा यहाँ पर आया, आप लोग को याद होगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया। कहाँ किया गया, तो ढाका में किया गया। यह किसके द्वारा, तो आगा खां के द्वारा, यह भी याद रखेंगे हम लोग। लखनऊ मतलब यूपी, तो उत्तर प्रदेश का कुछ देर पहले किए ही थे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, यह हम लोग याद रखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो 1916 अब कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। 1916 महात्मा गांधी इंडिया कब आए, तो महात्मा गांधी भारत आए कहाँ से, अफ्रीका से, तो 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी जब वह इंडिया आए थे, आगमन हुए थे, तो उन्हीं के आगमन पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो क्या भारतीय प्रवासी दिवस 1916 से मनाया जाता है, जी नहीं। भारतीय प्रवासी दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू किया गया। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी अफ्रीका में कुल कितने वर्षों तक रहे हैं, तो महात्मा गांधी अफ्रीका में कुल 22 वर्षों तक रहे। वह कब गए थे अफ्रीका, तो 1893 ईस्वी में। और वह आए कब, तो 1915 ईस्वी में। अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया, तो महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग अफ्रीका में किया गया था। कब किया गया था, तो 1906 में किया गया। क्यों किया गया था, तो श्वेत और अश्वेत मतलब क्या, गोरे और कालों के बीच जो कानून बना हुआ था, उस कानून के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह किया गया। जिसके बाद मतलब इनके सत्याग्रह के बाद उस कानून को वहां पर सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, अवैधानिक घोषित कर दिया गया। दूसरी बात, महात्मा गांधी वहां पर क्या करने गए थे, तो महात्मा गांधी वहां पर गए थे वकालत करने के लिए। मतलब क्या, महात्मा गांधी जो है अपने दोस्त के बुलावे पर वो अफ्रीका गए थे वो, और महात्मा गांधी को अफ्रीका के मारिट्स पिट्सबर्ग रेलवे जंक्शन पर उतार कर फेंक दिया गया। मतलब क्या, महात्मा गांधी एक अमीर व्यक्ति थे, मतलब क्या इनके बाबूजी 2-3 प्रांत के दीवान थे। दीवान का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स अफसर, मतलब क्या एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, रेवेन्यू अफसर एक तरह से। तो इनके बाबूजी वो थे। तो ये क्या करते, फर्स्ट क्लास एसी गाड़ी में वह यात्रा कर रहे थे। लेकिन जैसे टीटी आया तो इनका चेक इन किया तो बोला कि नहीं यार एशियाई व्यक्ति के लिए यह नहीं है यहाँ पर, और इन्हें धक्का देकर इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। यहाँ से महात्मा गांधी का जीवन का जो रूप है वह एक अलग प्रारूप में ढल जाता है। मतलब कि यहाँ से उनकी जीवन शैली जो है वो अलग तरफ वह मोड़ ले लेती है। और यहीं से महात्मा गांधी के मन में बहुत सारा उपज आता है, और इसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ब्रिटेन मतलब अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते और सत्याग्रह करते। कब, 1906 में। महात्मा गांधी के द्वारा ही हिंद स्वराज लिखा गया। सुनो विद्यार्थियों, महात्मा गांधी द्वारा ही माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी के द्वारा ही नवजीवन, महात्मा गांधी के द्वारा ही, मतलब ये सब जो पुस्तक है ये सब महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। हिंद स्वराज जो है वह यात्रा वृत्तांत मतलब नाव पर लिखा गया। महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका से ब्रिटेन के समय जा रहे थे, ब्रिटेन से जो अफ्रीका रहे थे उस नाव पर मतलब क्या उस यात्रा के दौरान उन्होंने हिंद स्वराज लिखा। हिंद स्वराज 2-3 भाषा में लिखा गया था, यह भी हम लोग याद रखेंगे। महात्मा गांधी 1916 जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी उन्हें बोले थे कि 1 वर्ष यदि तुम्हें भारत की राजनीति में रहना है तो तुम्हें 1 वर्ष तक मुंह बंद करके, कान खोल करके और आंख खोल करके तुम्हें भारत का भ्रमण करना होगा। तो महात्मा गांधी, कभी एग्जाम पूछा डायरेक्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किस पक्ष के नेता थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। अब देखिए महात्मा गांधी से प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भारत में जनमानस को कब संबोधित किया गया। हम जन आंदोलन नहीं बोल रहे, महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन तब था असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था, जो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया गया, मतलब क्या बंद कर दिया गया। किसके कारण, तो चौरी चौरा कांड के कारण यह बंद कर दिया गया। कौन सा, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। लेकिन हम वहां पर नहीं जाएंगे। 1916 में क्या हुआ हमें वह देखना। तो 1916 4 फरवरी 1916 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा पहली बार जनमानस को संबोधित किया गया। कहाँ संबोधित किया गया, तो बनारस में। BHU मतलब क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU के संस्थापक कौन थे,
तो बीएचयू के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय और वाजपेयी जी को, दोनों व्यक्ति को एक साथ भारत रत्न नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2015 में दिया गया। यह भी हम लोग याद रखेंगे। तो यह जो संबोधन हुआ यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 4 फरवरी 1916 ईस्वी को। मतलब क्या, महात्मा गांधी द्वारा जनमानस को कब सम्मिलित किया गया? पहली बार भारत में 4 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो 1916 से हम लोग यह देखेगा। बीएचयू की स्थापना कब हुई? तो बीएचयू की स्थापना भी 1916 में ही हुई। हम लोग यह भी याद रखेंगे। और 1916 से क्या है? तो 1916 में क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग जो शब्द है यह आयरलैंड से लिया गया, और होम रूल लीग को भारत में 2 जगह पर शुरू किया गया। एक किया गया क्या? मद्रास में किया गया श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा, और पुणे महाराष्ट्र में किया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। एक के द्वारा किया गया मार्च में, और एक के द्वारा किया गया लगभग सितंबर में। तो होम रूल लीग की जो स्थापना की गई वह 1916 में की गई। यह हम लोग याद, किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। कहा? महाराष्ट्र में, सॉरी मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहाँ किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया पुणे में। मद्रास में किया गया वह पहले किया गया, मतलब क्या, मार्च में, शायद मार्च 1916 में किया गया एनी बेसेंट द्वारा। महाराष्ट्र में सितंबर 1916 में किया गया। यह हम लोग याद रखेंगे। होम रूल लीग, होम रूल लीग जो है वह सब कहाँ से लिया गया? तो वह आयरलैंड से, मतलब क्या, लिया गया, वह प्रभावित है। तो ये सब हम लोग याद। और आयरलैंड की हम चर्चा है तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया? तो यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आज हम इस पर चर्चा तो सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आज प्रमुख रूप से जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन पे। तो इस बात को भी याद रखेंगे हम लोग। 1916 में ये सारा घटना हुआ। 1917 में क्या हुआ? तो 1917 कांग्रेस का 1917 अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी थे। कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। यह भी हम याद रखेंगे। 1918 में कांग्रेस का दोबारा विभाजन जो होता है वह कब होता है? तो वह 1918 में होता है। 1918 के बाद 1920 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता है। एक होता है विशेष अधिवेशन, एक होता है जो अधिवेशन प्रत्येक साल का लास्ट होता है वो। एक अधिवेशन होता है सितंबर और एक अधिवेशन होता है दिसंबर में। तो कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन था 1920 में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया था। एग्जाम में पूछता है एक प्रश्न कि लाल बाल पाल में से एकमात्र कौन है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 1920 के किस अधिवेशन में? तो 1920 के विशेष अधिवेशन में यह अध्यक्ष रह चुके हैं। हम लोग यह भी याद रखेंगे। उसके बाद 1922 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है अपने बिहार में कहाँ? तो गया में। यह भी याद रखेंगे हम लोग। और उस गया में, मतलब क्या, बिहार का सबसे गर्म और ठंडा स्थान कहाँ है? तो वह है गया। यह हम लोग याद रखेंगे गया से। और मगध का जो वर्तमान क्षेत्र है, प्राचीन मगध का वर्तमान जो क्षेत्र है वह भी है 2, पटना और गया जो है वो मगध का क्षेत्र माना जाता है प्राचीन इतिहास के हिसाब से। गया में जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास जी अध्यक्षता की है, मतलब क्या CR दास के द्वारा किया गया। और इस अधिवेशन में भी फूट पड़ी, मतलब क्या, इस अधिवेशन में अलग से चुनाव लड़ने की मांग रखी गई, जिसको क्या किया गया? नकारा गया। और जिसके बाद चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू इस कांग्रेस से अलग होकर, तो यहाँ पर पूछा गया कि आप कांग्रेस अलग होकर एक नया पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के अंदर रहूंगा लेकिन मैं एक अलग पार्टी बनाऊंगा। तो उसके बाद इन लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किस पार्टी की स्थापना? तो स्वराज पार्टी की। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई, यह पार्टी बहुत अच्छा चला भी, और इस पार्टी के जो मेंबर सब थे ये सब सचिव के पद तक पहुंचे भी थे विधानसभा में। यह भी याद रखेंगे। स्वराज पार्टी का जो अंत है वह चित्तरंजन दास जी की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का लगभग अंत ही माना जाता है। तो यह 1922 से हम लोग याद रखेंगे। 1924 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन है, बेलगांव वर्तमान में कहाँ है?
तो बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। और वह अधिवेशन कब हुआ था? तो वह अधिवेशन हुआ था 1924 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता या कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया? तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था कर्नाटक में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया। जब पूछे क्रम से कि यह जो अधिवेशन था यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। हम लोग यह भी याद रखेंगे कर्नाटक के संबंध में। कौन सा? 1924 में अधिवेशन हुआ था, वह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया। हम लोग यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कर्नाटक मतलब क्या? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। यह भी याद रखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में ही है। कर्नाटक से ये सब याद। कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट है अभी वर्तमान में, और BS येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री है कर्नाटक के। और कर्नाटक के संबंध में हम लोग ये याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं 1924 से आगे। कांग्रेस का 1925 अधिवेशन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जब पूछे तो हम लोग बोलेंगे श्रीमती एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जब पूछे तब हम लोग बोलेंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और भारत की प्रथम महिला जो भारत की क्या राज्यपाल बनी, किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की। कौन? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला जिन्होंने राज्यपाल पद ग्रहण किया। तो सरोजिनी नायडू के संबंध में हम लोग यह सब चीज देख सकते हैं। 1925 तक। 1925 के बाद आप लोग को याद होगा 25 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन आगे हम लोग देखेंगे आगे वाले वीडियो में। आज गर्मी कुछ अधिक है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो इसलिए आज यहीं पर क्लास समाप्त किया जाता है। और आप लोग मज़े से पढ़िए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।